हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन इकोनॉमी के पिछले 10 वर्ष के PYQs को मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और उसके आए हुए वीडियोस में क्वेश्चंस में हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 और उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट CMLR के उद्देश्य क्या है। ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये दिशा निर्देश बैंक शाखा की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक के लिए न्याय संगत है। देखिए MCLR जो है ये वास्तव में एक प्रकार का बेंचमार्क लेंडिंग रेट है। ठीक है, उधारी देने का एक बेंचमार्क रेट है जिसमें नए जो उधारी प्राप्त करता होते हैं उन्हें जिस न्यूनतम दर पर आप लोन देंगे उस लोन के लिए ये रेट तय होता है। ठीक है, यह सभी जो उधार लेने वाले हैं उनके लिए उपलब्ध होता है जानकारी के तौर पर और इस आधार पर वे बैंकों से उधार की डिमांड कर सकते हैं। यह बैंकों के लिए प्रॉफिटेबल भी होता है और इससे जो ग्राहक हैं जो जिन्हें लोन लेना है वे पारदर्शिता के साथ अलग अलग बैंकों के न्यूनतम रेट की तुलना भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि अपनाई गई यह विधि पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करती है तो यह बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ कि जब हमें ये पता है कि ये रेट एक बैंक दे रहा है दूसरा बैंक दे रहा है तो हमें अपने डिसीजन लेने में आसानी मिलती है। बैंक भी न्यायसंगत ढंग से मिनिमम रेट तय करके अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं और कस्टमर भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके बेहतर रेट पर लोन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बैंकों के लिए भी और उधार लेने वालों के लिए भी दोनों के लिए न्याय संगत प्रक्रिया है। तो इसमें ये दोनों पॉइंट सही हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही उत्तर है तो आप इसमें C लगा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात SLR को 50 आधार अंक कम कर देता है, SLR को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए जो SLR होता है जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है यह वह न्यूनतम प्रतिशत है जो एक वाणिज्यिक बैंक अपने पास नकदी या तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखता है। ध्यान रखिएगा CRR जो है उसमें कैश रखना है आपको, जो SLR है उसमें कैश के साथ साथ हम जो लिक्विड एसेट्स हैं उनको भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे सोना और बाकी जो आपके बॉन्ड्स पेपर हैं जो G-Secs हैं वो सब भी आप रख सकते हैं जिनको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तरल परिसंपत्तियां रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि SLR को कम किया गया है, ठीक है, तो अगर SLR को कम करेंगे तो क्या होगा कि बैंकों को अपने पास नगद और तरल परिसंपत्तियां कम रिजर्व के तौर पर रखने की सुविधा मिल जाएगी। और जब बैंकों को यह सुविधा मिल जाएगी कि वे अपने पास कम तरल परिसंपत्तियां रखें तो वे ज़्यादा मात्रा में लोन दे सकने में समर्थ होंगी। ठीक है, और जब ज़्यादा मात्रा में लोन दे सकने में समर्थ होंगी तो उससे क्या होगा, उससे बाजार में जो मुद्रा आपूर्ति है, जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें पहला टॉप ऑप्शन दिया गया है कि भारत की GDP विकास दर में प्रबलता से बढ़ेगी। GDP पर इसका कोई सीधा असर नहीं होता है। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे, ये इसका FDI या FII से भी सीधा रिलेशन नहीं है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर घटा सकते हैं। तो देखिए जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं
ठीक है, उनके पास अब अधिक पूंजी है लोन देने के लिए। तो अगर वे अधिक पूंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोन देने के लिए, तो जाहिर सी बात है लोन को वो सस्ता करेंगे, और सस्ता करने के लिए वे ब्याज दरों को घटा देंगे। ठीक है, तो वास्तव में अगर एसएलआर को घटाया जाता है 50 बेसिस पॉइंट पर, तो जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं वे अपनी जो लेंडिंग रेट है उस रेट में कमी कर सकते हैं। ठीक है, चौथा ये कह रहा है कि हमसे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता में कमी आएगी। नहीं, बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता में कमी नहीं आएगी, वास्तव में ये मनी सप्लाई को बढ़ाने वाला एलिमेंट है, कदम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि समाचारों में प्रायः अपने आने वाला बेसल 3 समझौता, या सरल शब्दों में बेसल 3 क्या है। ठीक है, पहला, जैव विविधता के संरक्षण में धारणीय उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियां विकसित करने का प्रयास, बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य हेतु उन्नत करने और जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। चौथा, विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है ताकि वे प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हानिरहित रसायनों का प्रयोग कर सकें। देखिए, बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, और इस बेसल में क्या है कि इस बेसल में एक कमेटी है और एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की जब मंदी की स्थितियां आई। ठीक है, उसके बाद बेसल ने अब तक बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 नॉर्म्स जारी किए हैं। ये नियम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हैं। वास्तव में जब बैंकों पर दबाव होता है, मंदी की स्थिति होती है या डिफ़ॉल्ट्स बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में, तो बैंक कैसे अपने आप को हेल्दी बनाए रखें और उस संकट का सामना कर सकें, इसके लिए बेसल नॉर्म्स हैं। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इत्यादि का न्यूनतम मानक तय कर देते हैं जिससे बैंकिंग व्यवस्था संकट की स्थिति में भी बनी रहे। ठीक है, तो वास्तव में बेसल 3 नॉर्म्स का जो सीधा सीधा रिलेशन है वो बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने और जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, निम्नलिखित के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, बैंक दर, दूसरा खुली बाजार कार्यवाही, तीसरा लोक ऋण और चौथा लोक राजस्व। उपर्युक्त में से कौन से मौद्रिक नीति के घटक है? ठीक है, देखिए, जो मौद्रिक नीति होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो आरबीआई के द्वारा बनाई और रेगुलेट की जाती है, मौद्रिक नीति। ठीक है, और इसका सीधा संबंध होता है बाजार में मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने से या रेगुलेट करने से, कि मुद्रा की आपूर्ति किस स्तर पर रहे। इसका सीधा सीधा संबंध मौद्रिक नीति से होता है जो कि आरबीआई डिसाइड और गवर्न कर रही होती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो है कुछ गुणात्मक और कुछ मात्रात्मक उपाय अपनाती है। कुछ गुणात्मक और कुछ मात्रात्मक उपाय अपनाती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स अपनाती है। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं उनमें बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब आते हैं। ठीक है, तो जो बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, और सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे आ जाते हैं आपके क्वालिटेटिव मेजर्स में, यानी कि मात्रात्मक उपाय में। तो लेकिन इसमें दो चीज़ें और भी हैं, पब्लिक डेप्ट और पब्लिक रेवेन्यू। देखिए, पब्लिक डेप्ट और पब्लिक रेवेन्यू जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है, ये फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का अंग होता है। ठीक है, ये राजकोषीय नीति का अंग होता है जो कि वित्त मंत्रालय गवर्न करता है, केंद्र सरकार का, और वही इसे मेंटेन करता है। तो 1 और 2 इसमें सही है, 3 और 4 जो है वो उसका सीधा लिंक नहीं रखते हैं किससे? मौद्रिक नीति से। ठीक है, तो आप इसमें लगाएंगे कौन सा सही है, तो आप 1 और 2 को लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, पहला, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए, जब मुद्रास्फीति की जो स्थिति है, ठीक है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, जहां पर मनी की वैल्यू डाउन हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सीधे सीधे इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। ठीक है, और सरकार की राजकोषीय नीति भी इससे संबंधित होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका केवल भारत सरकार नियंत्रण करती है तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आरबीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि नियंत्रण में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य ही बाजार में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है, यानी कि बाजार में कितना धन होगा ये मौद्रिक नीति के द्वारा निर्धारित होगा, और कितना धन होगा इसी पर मुद्रास्फीति निर्भर करेगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। देखिए, मुद्रास्फीति क्यों होती है, महंगाई की स्थिति क्यों होती है? क्योंकि बाजार में मनी की उपलब्धता ज्यादा है। ठीक है, अगर बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति है तो इसका तात्पर्य है कि बाजार में मनी सर्कुलेशन ज्यादा है और सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है। तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति का पालन करता है, जहां पर वो मनी सप्लाई को रोकने का प्रयास करता है, जिससे बाजार में मुद्रा का सर्कुलेशन कम हो जाए और इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाए। तो अगर ये कहा जा रहा है कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है तो ये बिल्कुल सही है। अगर लोगों के पास मनी कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति पर ऑटोमेटिकली नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि उनकी व्यय करने की प्रवृत्ति और डिमांड दोनों प्रभावित हो जाएंगी नेगेटिवली। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ये नियंत्रण में सहायता नहीं करता है। अगर मुद्रा परिचलन बढ़ गया है और अगर मनी सप्लाई बढ़ गई है, लोगों के पास अधिक धन आ गया है, तो निश्चित तौर पर ये मुद्रास्फीति के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, नियंत्रक का कार्य नहीं करेंगे। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, तो आप इसमें सी लगा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई? पहला, गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। दूसरा, पिछड़े क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। तीसरा, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। और चौथा, मार्जिनलाइज्ड उपांतिक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है यह वास्तव में पूरे दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन की योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना है, वित्तीय समावेशन की योजना है। यह योजना जो है 15 अगस्त को 2014 में जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दिए थे तब इसे घोषित किए थे, और 24 अगस्त 2014 से देश भर में इसको लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी लोग जिनके बैंक खाते नहीं हैं और गरीब लोग हैं, उन सबको बैंक में खाता खुलवाया जाता है, एटीएम कार्ड मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, तो वास्तव में क्या है कि जिन लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं उन लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना, और ये वाला जो जनधन खाता होता है इसमें मिनिमम रिजर्व भी मेंटेन नहीं करना होता है, यानी कि जिनके पास धन की सुनिश्चितता नहीं है या बहुत कम धन है उन्हें कोई मिनिमम रिजर्व भी इस खाते में मेंटेन नहीं करना है। लेकिन बैंक में अकाउंट खुल जाएगा, बैंक में अकाउंट खुल जाएगा तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, जिससे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह जो योजना थी वो देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, और इसने बहुत ही बड़ी लेवल पर सफलता भी प्राप्त की है इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सीमांत स्थायी सुविधा दर और निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है?
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, इसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को आप देखेंगे तो जब भी कभी बैंक्स को ओवरनाइट लोन की ज़रूरत होती है तो वो ओवरनाइट लोन यानी कि रात्रि भर के लिए जो लोन लेते हैं RBI से, वो MSF की दर पर दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो MSF की दर से डिसाइड होता है। तो MSF जो है वो तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। निवल मांग और सावधि देयताएं, अगर हम निवल मांग और सावधि देयताओं की बात करते हैं तो यह भी जो है जो बैंक देयताएं हैं वे वास्तव में क्या है, जो भी आपके पास डिपॉजिट हुआ है, डिमांड डिपॉजिट हुआ है, वो आप बैंक के लिए लाइबिलिटी है। और जो सावधि देयताएं हैं वो वे अकाउंट हैं जो टर्म डिपॉजिट है बैंक के पास, एक टर्म के बाद आप जिसको आप बोलचाल की भाषा में FD भी कहते हैं, तो वो वे देयताएं हैं जो बैंक को एक समय अवधि के बाद देनी होती हैं। तो अगर आप देखें तो ये सारे शब्द बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। प्रश्न पूछा गया है बैंक कार्य, संचार नेटवर्क, युद्ध कौशल, कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग। तो ये सारे के सारे शब्दावली और पदावधि संबंधित है बैंक कार्यों से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सामान्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने एवं आहरण करने के योग्य बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो बैंक साथी योजना है ये वास्तव में क्या है कि जहाँ पर अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, जहाँ पर बैंकिंग सुविधा नहीं है और ऐसी जगहें हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बैंकिंग सेवाओं को इन लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, ये बैंकिंग सेवाओं को इन लोगों तक पहुँचाते हैं, जैसे कि जमा करना, निकासी करना, पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसफ़र करना मनी, ये सारी चीज़ों की सुविधा ये बैंक साथी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम देखें तो लाभार्थियों को अपने गाँव में अपने में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं। अगर इनका बैंक से सारी सुविधाएं मिलने लग गई तो सरकार जो मनी ट्रांसफ़र करती है PM किसान योजना के अंतर्गत या मनरेगा के अंतर्गत, वे उनको सीधे सीधे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करवा देंगी। तो पहली बात सही है। दूसरा, लाभार्थियों को धन जमा करने व आहरण करने की शक्ति देती है। जैसे मैंने कि आपको बताया कि इसमें आप मनी डिपॉजिट करते हैं, इनके द्वारा मनी को निकाल सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं आपको ये बैंक साथी के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आप C लगा दीजिए, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 54 आता है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य हैं। पहला, केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना। दूसरा, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित एवं तरल रखना। तीसरा, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। और चौथा, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी यानी कि कैश वॉल्ट मेंटेन करने के लिए बाध्य करना, रखने के लिए बाध्य करना। संबंधित आरक्षित आवश्यकताएं। ठीक है, तो देखिए जो सांविधिक आरक्षित आवश्यकताएं हैं वो केंद्रीय बैंक बैंकों के पास रखने के लिए कहती है, जिससे क्या होता है कि जब बैंकिंग सिस्टम पर समस्या आए तो उनके पास एक निश्चित निधि उपलब्ध हो। ठीक है, यह निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखने की आवश्यकता होती है और यह उधार देने की और पैसे को बनाने की क्षमता यानी कि आगे उस मनी को मल्टीप्लाई करने की क्षमता पर रोक लगाती है। ठीक है,
इसके द्वारा आरबीआई कोशिश ये करती है कि जो मुद्रास्फीति की घटना है उस पर रोक लगाए, ठीक है, उस पर कंट्रोल करे और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करे। तो जो सांविधिक आरक्षित आवश्यकता है उसके अंतर्गत बैंक जो होती है, जो केंद्रीय बैंक होती है, वो बैंकों की अग्रिम राशियों पर नियंत्रण करने की क्षमता विकसित करती है कि वो पैसा ज़्यादा आगे लोन ना दे दें। तो वे ज़्यादा लोन दे देंगे तो निश्चित तौर पर मनी फ्लो बढ़ जाएगा। बैंकों की जनता की जमा राशियों को सुरक्षित एवं तरल रखना, यह कोई इसका सीधा उद्देश्य नहीं है। सुरक्षित रखना और तरल रखना ये बैंकों के द्वारा किया जा रहा है, इसका सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं से रिलेशन नहीं है, क्योंकि सांविधिक आरक्षित आवश्यकताएं केवल और केवल यह सुनिश्चित करती हैं कि बैंक कितना लोन दे सकता है, उसमें से क्या कमी की जाए अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है या इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है। तीसरा, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। इसका कोई भी उद्देश्य लाभ कमाने से रोकना नहीं है, क्योंकि बैंकों के पास जितना निवेश करने और लाभ करने की क्षमता हो वो उतना ज़्यादा उसका उपयोग तब भी कर सकते हैं। और बैंकों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी कैश वॉल्ट के लिए रखने को बाध्य करना। यह कैश वॉल्ट नहीं है, इसमें से आप पैसा निकाल नहीं सकते, इतना आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा भी गलत है और दूसरा भी गलत है। आपसे पूछा गया है सही उत्तर चुनिए, तो आप इसमें केवल 1 लगाएंगे, 2, 3 और 4 तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। प्रश्न संख्या 55 यह कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय बढ़ाएगा, कर संग्रह को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा या कुल बचत को बढ़ाएगा, ठीक है। यदि ब्याज की दर घटा दी गई है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तो देखिए अगर ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में घटाई जाएगी तो निश्चित तौर पर इसका तात्पर्य यह है कि अब लोगों के पास ज़्यादा धन होगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में लोग क्या करेंगे, जब आप ब्याज की दर घटा देंगे तो उससे क्या होगा, बैंकों में पैसा कम जमा करेंगे, उधार ज़्यादा लेंगे, ठीक है। और जब बैंकों में पैसा कम जमा करेंगे क्योंकि ब्याज की दर कम हो गई है और बैंकों से उधार ज़्यादा लेंगे, अब उनके पास ढेर सारा मनी होगा। जब उनके पास ढेर सारा मनी होगा तो वो उपभोग व्यय को घटाएगा तो कतई नहीं, उपभोग व्यय को तो बढ़ा सकता है। इसका सीधा सीधा बहुत ज़्यादा कर संग्रह से सीधा रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि कुल बचत करेगा या निवेश करेगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है या आपने बैंक से कर्ज लिया हुआ है तो आप निश्चित तौर पर उसे निवेश में ज़्यादा लगाने की प्रयास करेंगे, ना कि उससे बचत में कन्वर्ट करने की, क्योंकि बचत से तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर ब्याज की दर घटा दी गई है तो आप उससे पैसा निकाल कर बैंक से कर्ज लेकर उस पैसे को कहीं ऐसी जगह निवेश करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो आपको। तो यह निश्चित तौर पर यदि ब्याज की दर घटाई गई है तो अर्थव्यवस्था में निवेश की दर पर असर डालेगा, लोगों की निवेश की टेंडेंसी बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, उसमें बूस्टअप आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, ठीक है। परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय और बैंकों का समापन, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक के डिस्कशन से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो आरबीआई है वो मौद्रिक नीति के द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास कितनी तरलता होनी चाहिए, कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। जैसे एसएलआर, सीआरआर, इन सब की दरों के द्वारा वो बैंकों की तरलता को यानी कि लिक्विडिटी इन बैंक को मैनेज कर रहा होता है। तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा कह रहा है शाखा विस्तार। शाखा विस्तार मतलब आप अपनी ब्रांचेस को और बढ़ाएं। तो आरबीआई क्या करता है कि समय समय पर शाखा विस्तार, काउंटर, कार्यालय या कहीं भी खोलना, स्थानांतरित करना, इसके संबंध में बैंकों को निर्देश जारी करता है कि जैसे जो अनबैंक्ड एरिया है वहाँ पर आपको बैंक की ब्रांचेस खोलनी होंगी, वो नई शाखाओं को खोलने के लिए और बैंकों को जो मौजूदा शाखाएँ हैं उनको स्थानांतरित करने के लिए दिशा निर्देश दे सकता है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है,
शाखा विलय की अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है वो बैंकिंग नियम 1949 की धारा 44A के अंतर्गत अगर बैंकों का विलय किया जाना है तो उसकी मंजूरी देता है। ठीक है, ये धारा 44A में है बैंक रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसी तरीके से अगर बैंकों का समापन करना है, ठीक है, बैंक को बंद करना है, तो आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। वो जब भी आरबीआई चाहेगा और उसे फाइनलाइज करेगा कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को नहीं पूरा कर पा रहा है, बैंक अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने में अब असफल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जनता और उपभोक्ता के हितों में आरबीआई उसके समापन के लिए कार्य और निर्देश जारी कर सकता है। तो इसमें पहला भी कर सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। आपसे पूछा गया है कि सही उत्तर चुनिए, तो आप इसमें डी लगाइए, जिसमें 1, 2, 3 और 4 दोनों सारे दिए गए हैं। नेक्स्ट है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, क्वेश्चन नंबर 57, ब्याज की बाजार दर गिरने की संभावना है। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, बैंक दर बढ़ा दी है आरबीआई ने। जब भी आरबीआई बैंक रेट बढ़ा रही है, ठीक है, बैंक रेट का मतलब होता है वह दर जिस पर बैंक, कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो बैंक को कर्जा देने की दर है आरबीआई के द्वारा, उस दर में वृद्धि कर दी गई है, तो अब बैंक दर बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, बैंकों को कर्जा महंगा मिलेगा। जब बैंकों को ही कर्जा महंगा मिल रहा है तो बैंक या तो कम कर्ज लेंगे या महंगी दरों पर कर्ज को आगे अपने कस्टमर को देंगे। तो अगर इन दोनों स्थितियों में क्या होगा, जनता को महंगा कर्ज मिलेगा और जनता कर्ज लेना कम कर देगी। और जब जनता कम कर्ज ले पाएगी तो बाजार में जो मुद्रा की आपूर्ति है वह निश्चित तौर पर प्रभावित होगी और वो कम हो जाएगी। तो मनी सप्लाई, जब जैसे ही बैंक दर बढ़ाई जाती है, जो मुद्रा की आपूर्ति है, जो मनी सप्लाई है, उसमें कमी आ जाती है। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो बैंक दर में वृद्धि से क्या होगा, ब्याज दर गिर जाएगी, वाणिज्यिक बैंक ब्याज दर गिर जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्याज दर तो बढ़ेगी, ब्याज दर के गिरने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि बैंक को अगर कर्जा महंगा मिल रहा है तो बैंक आपको सस्ता कर्जा तो नहीं दे सकता, तो निश्चित तौर पर वो ब्याज दर बढ़ा देगा, है ना। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने रेट बढ़ाया है, आप कर्ज अभी भी ले सकते हो। ठीक है, सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अगर वो सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण करेगा तो दरों को कम करेगा, ना कि बढ़ाएगा, तो यह भी गलत है। और अगर उसने दरों में वृद्धि करी है तो यह इस बात का संकेत है कि अब केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, जिसमें बैंकों को अपनी ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ेंगी, जनता के पास कम मनी सप्लाई होगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई में गिरावट आएगी। और आप इतने डिस्कशन से ये समझ गए होंगे कि यह कदम मुख्यतः किस लिए उठाया जा रहा है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए, महंगाई पर नियंत्रण के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन विनिर्दिष्ट करता है, किसे विनिर्दिष्ट करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या दिखाता है, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, इसका जिक्र आपके सामने अभी अभी आया था जब हम लोगों ने बात करी थी
आरबीआई के क्वांटिटेटिव मेजर्स की, यानी कि मात्रात्मक उपायों की। ठीक है, तो अगर हम मात्रात्मक उपायों की बात कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें वो सब चीज़ें आती हैं जैसे कि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं या खुला बाजार प्रचालन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, जीसेक को खरीदना और बेचना शुरू कर देता है ओपन मार्केट में। ठीक है, वाया एजेंसीज। तो आरबीआई खुद ही खरीदना और बेचना शुरू कर दिया है कस्टमर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ऐसी घटना को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो रही होती है तो वास्तव में क्या हो रहा होता है कि इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस के दौरान अगर मान लीजिए कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रही है, ठीक है, तो आरबीआई जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी तो मार्केट में जो मुद्रा की आपूर्ति है वो कम होगी। ठीक है, और जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी जनता से तो मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो सामने वाले को आप पेमेंट करते हैं, तो जब भी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी आरबीआई तो वो मनी दे देगी जनता को। जैसे ही वो जनता को मनी देगी, जनता के पास पैसा आ जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जनता मांग की तरफ बढ़ेगी, सामान खरीदना शुरू करेगी। तो अब इन ऑप्शंस में देखिए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा था कि अनुसूचित बैंकों को ऋण देना, दूसरा कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र को ऋण देना। ये सामान्य ऋण देने की प्रक्रिया है। बैंकों द्वारा जो आरबीआई को ऋण दिया जाता है इसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ठीक है, तो आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय स्वयं शुरू कर दी है मार्केट में, इसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप इसमें सी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? ठीक है, देखिए जो रिजर्व बैंक है, जो रिजर्व बैंक है वो डिसाइड करता है कि बैंकों को अपने लोन का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को देना है। यह निर्धारण करने में यद्यपि भारत सरकार की भी भूमिका होती है। भारत सरकार भी ये डिसाइड करती है कि जितने वाणिज्यिक बैंक हैं वे अपने लोन का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को देंगे। ठीक है, तो जो भी प्राथमिक क्षेत्र के चीज़ें होती हैं उनके लिए उतना मिनिमम लोन सारे बैंक्स को अपने टोटल लोन के प्रतिशत में देना पड़ता है। ठीक है, इसमें कृषि आती है, इसमें प्राथमिक क्रियाएं आती हैं, इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योग आते हैं, इसमें कमज़ोर वर्ग आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जितना भी वाणिज्यिक बैंक लोन दे रहे हैं उसका 40% भाग उन्हें प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है। ठीक है, तो इसमें कृषि भी आती है, माइक्रो और छोटे उद्यम भी आते हैं, दुर्बल वर्ग भी आते हैं। तो इसमें आप डी लगाइए। इन सभी को प्राथमिक क्षेत्र के वित्तीयन में रखा जाएगा बैंकों के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है कि आरबीआई बैंकरों के बैंक के रूप में काम करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से है। पहला, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। दूसरा, आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तीसरा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। ठीक है, तो देखिए, बैंकर ऑफ बैंक ये कहा जाता है आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई को बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें सिंपल बात यह है कि बैंकर ऑफ द बैंक का कॉन्सेप्ट समझने के लिए या बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका यह है कि आप यूं मान लीजिए कि आपका बैंक आपके लिए क्या करता है। आप अपने बैंक से क्या सेवाएं लेते हैं? आप अपने बैंक से, बैंक में जमा अपनी रखते हैं, अपने डिपॉजिट्स को रखते हैं, जमा को संचित करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जब आपको आवश्यकता होती है तो आप ऋण लेते हैं
अपने बैंक से, और जहाँ पर आपको आवश्यकता होती है वहाँ पर मौद्रिक विषयों पर आप अपने बैंक से एडवाइस भी लेते हैं। हालांकि आप बैंकों से ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन आरबीआई बैंकों को मौद्रिक नीति के संबंध में एडवाइस भी देता है। ठीक है, तो ये बैंकर ऑफ द बैंक या बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट जैसा जब टर्म इस्तेमाल हो तो आप बहुत सिंपली सोच सकते हैं कि आप अपने बैंक, जो आपका बैंकर है वो आपके लिए क्या करता है। तो सरकार का बैंकर भी सरकार के लिए वही सेवाएं दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बैंकों का बैंकर भी बैंकों को वही सुविधाएं दे रहा है जो आपको आपका बैंक दे रहा है। ठीक है, तो आप इसमें तीनों चीज़ों को सही मानिए, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं इसमें, तो कोई समस्या नहीं है इसमें। तो इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया, जो कि मनी और बैंकिंग के क्षेत्र से रिलेटेड था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस सेक्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।